Please cut down conversation. दीदी बाद में कर लीजिएगा. Now जो कॉस्ट कंसेप्ट्स हैं, economic cost is combination of two kind of costs. And implicit costs. Explicit cost क्या है? कोई भी खर्चा अगर पे करना पड़े, that is आपने पे कर दिया, or is payable is an explicit cost. तो जिन खर्चों के लिए आपको पेमेंट करनी पड़े, अभी करनी पड़े, पेड ना हो, ये में भी डेफर करके थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े पीरियड के बाद करनी पड़े, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जिसकी कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ती. आपने रॉ मटेरियल्स कैश में खरीदे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. अगर क्रेडिट में भी खरीद लिए तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना भाई, अभी नहीं है तो बाद में करनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. आपने वर्कर को वेजेस या तो पे कर दिए हैं या तो आउटस्टैंडिंग है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसमें कोई पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट इकोनॉमिक्स में फिर भी उसको कॉस्ट माना जाता है. इम्प्लिसिट कॉस्ट को नोशनल कॉस्ट भी बोला जाता है. Implicit costs are also called imputed costs. ये वो खर्चे जिसके लिए पेमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, और जिनको आपको भाई उधर इकोनॉमिक्स में कंसिडर जरूर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन रेंटेड प्रीमाइसेस तो रेंट देना पड़ता है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. अगर जो बिजनेस का ओनर है उसी की प्रीमाइसेस है तो खुद को तो रेंट देता नहीं है, बट इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि भाई ठीक है खुद को नहीं दिया, बट अगर अपनी नहीं होती जगह तो देना तो पड़ता. नोशनल रेंट वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल है. भाई बिजनेस का मालिक, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहा है. अगर बाजार से मैनेजर भाई लिया होता बाहर से तो पेमेंट करनी पड़ती, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. खुद को भाई बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कोई सैलरी पहले भी दे रहा, नहीं दे रहा भाई, बट कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा इकोनॉमिक्स में. बाहर से लोन लिया, बाहर से बाजार से लोन लिया, ब्याज का खर्चा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बट अगर खुद के फंड्स लगे हुए हैं 50 लाख रुपए के तो उस पर भाई ब्याज खुद को दे नहीं रहा है. हम लोग अकाउंट्स में कभी कभी करते हैं, देता है, वो देता है. इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि लेना ही चाहिए. अगर मैं कभी आपको बोलूं कि मेरी एवरेज कॉस्ट, तो उसका मतलब होता है कि कॉस्ट पर यूनिट. मान लीजिए किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो एवरेज कॉस्ट है 10 रुपए, हो सकता है इस 10 रुपए में पेमेंट खाली 80% के लिए हो रहा हो, बाकी 20% क्या जी मालिक ने जो खुद को देना है, खुद को जो रेंट देना है, खुद को जो इंटरेस्ट देना है, खुद को जो सैलरी देना है, ये सब आ गया इसमें.
मान लीजिए मैं बोल रहा हूं ऐसा है कि 10 रुपए में 8 रुपए एक्सप्लिसिट है और 2 रुपए इम्प्लिसिट है। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मेरी एवरेज कॉस्ट 10 रुपया है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर, मान लो एवरेज रेवेन्यू 10 रुपया है, तो हम लोग बड़े मजे से बोल देते हैं भाई, उधर नॉर्मल इकोनॉमिक्स में नहीं बोलेंगे, नॉर्मली क्या बोलते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर, प्रॉफिट नहीं हुआ। इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं नहीं भाई प्रॉफिट हुआ। आपका अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो मालिक को उसके एफर्ट पुटिंग के लिए जो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, मालिक को उसके जो फंड्स एम्प्लॉय करने के लिए जो ब्याज मिलना चाहिए, मालिक को जो उसके भाई उधर प्रोमाइसेस वगैरह यूज करने देने के लिए जो भाड़ा मिलना चाहिए, वो सब भी तो इसमें आ गया। सो कभी भी इकोनॉमिक्स में आपको बोले एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, and this profit is called normal profit. So in economics, cost और revenue अगर बराबर हो, average cost और average revenue, तो भी profit हो रहा होता है, because average cost में implicit cost element है जो मालिक को ही benefit मिलता है। That means अगर मैं बोलूं मेरी average cost 10 है और मेरा average revenue 12 है, 12.5 है, तो भैया मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया, या जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट कर लिया, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दैट मीन्स आप देखें कि मेरे टोटल प्रॉफिट क्या थे, 2 रुपए का तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, प्लस 2.5 रुपए का क्या हो गया जी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो 8 रुपए आई थी। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Is it fine? क्लास नोट्स की बात करेंगे भाई, उस तरफ चले जाए। इकोनॉमिक कॉस्ट हैज 2 components. Accounting cost plus implicit cost. Accounting cost is also called explicit cost, for which payment has to be made past, present, future. या कर चुके हैं, या कर रहे हैं, या कर देंगे. No payment required in this. Imputed या notional cost. Example दे दिए गए भाई, rent of place provided by owner, interest on owner's capital, entertainer का remuneration वगैरह वगैरह. In economics, if selling price per unit आपको बोले भाई एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है, तो हम ये सीख चुके हैं कि भाई अगर ये दोनों बराबर भी है तो प्रॉफिट हुआ है, उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। Opportunity cost. और alternative cost, इसको आपको 2 एंगल से देखना पड़ेगा। भाई given inputs are employed by a fixed quantity of inputs are employed in producing say 2 air jets,
एक सिचुएशन ले रहे हैं कि एक इकोनॉमी में कुछ सर्टन रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया, स्टील आ गया, मोटर पार्ट्स आ गए, स्टील मोटर पार्ट्स, स्किल्ड वर्कर आ गया। ये दो एयरजेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये दो एयरजेट्स क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई? से मान लीजिए ये अभी डिजायरेबल यूज है, कंट्री को चाहिए, और ये दो एयरजेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना मटेरियल, जितना लेबर ये दो एयरजेट्स बनाने के लिए लग रहा है, इनसे मैं भाई 80 मोटर बाइक्स या 4000 साइकिल्स बना सकता हूं। मुझसे पूछा गया सबसे प्रॉफिटेबल क्या है, तो ऑब्वियसली जो बना रहा हूं सबसे प्रॉफिटेबल वो था, इसलिए बना रहा हूं। मुझसे पूछा गया नेक्स्ट बेस्ट इन रिसोर्सेस का, फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स का नेक्स्ट बेस्ट यूज क्या है। मैंने बोला नेक्स्ट बेस्ट यूज मान लीजिए ये दो एयरजेट बना लो या 80 बाइक बना लो, उससे भाई उससे थोड़ा सा घटिया सा यूज ये दी, लेस प्रॉफिटेबल सर। और भाई उधर 10 कार्स बना लो, 8 जीप्स बना लो सर, ये सब पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो सर आप ये बेस्ट ये था सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो अगर मैं आपको बोलूं दो हमने एयर जेट्स बनाए, इसके कारण नेक्स्ट बेस्ट क्या प्रोडक्शन मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, 80 मोटर बाइक्स बनाने का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना। दैट मीन्स एक एयर जेट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या भाई उधर 40 मोटर बाइक्स। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आउटपुट की टर्म में यू एक्सप्रेस करते हैं। गिवन इनपुट दैट इज फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट, उनका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने फोरगो किया, फोरगो मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, वही नेक्स्ट बेस्ट आउटपुट सेक्रीफाइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मीन्स एक एयर जेट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वी आर सेक्रीफाइसिंग 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एनी प्रॉब्लम? एक ये तरीका है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने का। तो सर ये सब भी बन सकते हैं, हाँ इनमें कम प्रॉफिट था, मान लीजिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही था। मुद्दा इसी पर है, इसी का है नेक्स्ट बेस्ट यूज का। फिर व्हाट एल्स? इसको एक दूसरे एंगल से भी देखा जाता है भाई। ये एयर जेट्स बनाने वाले जो वर्कर हैं, स्किल्ड वर्क, इनको पर आवर का 700 रुपये मिल रहा है भाई। टू व्हीलर इंडस्ट्री में, दूसरे भाई उधर ऑटो 4 व्हीलर में या साइकिल में, यही वर्कर्स अगर काम करें तो उसे 600 पर आवर, 400 पर आवर, 325 पर आवर मिलेगा। तो ये एयर जेट इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, एविएशन वो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को भाई उधर पर आवर का 700 मिल रहा है। ये इसमें कब तक टिके रहेंगे? जब तक इनको यहां पर कितना मिलता रहेगा, 600 और अगर 600 भी मिलेगा ना तो दे वॉन्ट शिफ्ट टू मोटर बाइक बिकॉज दे आर कंफर्टेबल वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। लेबर जो है, इनपुट जो है, उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ अगर 600 से भी कम मिलना चालू हुआ तो चांसेस है कि यहां पर कोई शिफ्ट होने चालू हो जाएंगे लोग। इसको
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो यूज है इनपुट का, उस पे जितना इनपुट जनरेट कर सकता है अपने लिए, नेक्स्ट बेस्ट अमाउंट जो जनरेट कर सकता है इनपुट, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। भाई रुक जाइए, मान लीजिए ये तो एयरजेट वाले हैं, इंडिया में एक नया भाई उधर तरह का इंडस्ट्री खुल गया। दिस इज वन क्लास ऑफ इंडस्ट्री, लग्जरी एयरलाइनर्स, स्मॉल प्लेन्स। मान लीजिए कि भाई इंडिया में भी डिमांड उठने लगी, लोग इतने भाई पैसे वाले हो गए कि लोगों को अपने चार्टर्ड प्लेन चाहिए, वो मतलब अपना प्राइवेट प्लेन चाहिए, जैसे रिलायंस वाले बंदे का है ना भाई उधर, और भी साहब उधर ऐसे 50, 60, 70 पैदा हो जाए तो ये नया भाई इंडस्ट्री खुल जाएगा। फॉरेन कंपनीज जो लग्जरी स्मॉल प्लेन्स बनाती हैं वो इंडिया में भी फैक्ट्रीज खोल लेंगी, एंड वहां पे मान लीजिए वर्कर्स को मैं बोलता हूं पर आवर का 1200 मिलता है, तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 700। अब ये हाईएस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 700। तो इसमें काम करते रहेंगे वर्कर जब तक उनको 700 या 700 के ऊपर मिलता रहेगा। तो होता क्या है कि नई नई इंडस्ट्री खुलती जाती है, लेबर सप्लाई तो भाई उतनी है ना, स्किल्ड वर्कर्स की तो लिमिटेड सप्लाई होती है, स्किल्ड वर्कर्स की। अनस्किल्ड की तो इंडिया में जितनी मर्जी ले लो भाई, स्किल्ड वर्कर लिमिटेड है। तो वो स्किल्ड वर्कर भाई उधर जो उनकी जब डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज खुल जाती है, तो फिर वर्कर्स के मुंह बड़े हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऊपर शिफ्ट कर जाती है। आप अपने वर्कर को इंडिया में पर आवर का 40 रुपीज दे रहे थे, बड़े मजे से वर्कर काम करता था, दिन में 8-10 घंटे जो भी काम करता था। आप देखिए नई नई इंडस्ट्रीज खुल गई तो वो वर्कर्स को अब दूसरे लोग खींच लेते हैं, वो वर्कर आप क्या काम ही नहीं करता है, मालूम पड़ता है क्या हुआ, वो मालूम पड़ता है कि भाई वहां पर 80 रुपए मिल रहा है, भाई आपका 40 रुपए में कौन काम करेगा। डोमेस्टिक हेल्प के साथ हुआ ना कैलकाटा में, कैलकाटा क्या पूरे इंडिया में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए। इंडिया में आप काम करने के लिए सर्वेंट रखते हैं, यहाँ कैलकाटा में वो 3-4,000 की सैलरी लेता है। वो आज से 10 साल पहले 1000 रुपए में बंदा मिलता था, अभी 3-4,000 अगर वो आपके साथ रहेगा। आप बोलोगे भाई उधर ये बहुत ज्यादा है, बोला चला मैं दिल्ली में भाई उधर तेरा फैमिलीज वुड पे 8,000, 10,000 पर मंथ जस्ट फॉर डूइंग डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क। आप समझ रहे हैं? सो पॉइंट इज कि अगर इनपुट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आपके इनपुट्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने आप ऊपर की तरफ शूट होने लगती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम सुना भाई? जब फैक्टर्स और प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ जाती है तो उनके प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं, और एक का शूट अप करता है तो सब पर कास्केडिंग इफेक्ट आता है और सब बढ़ने लगता है टेरिफिकली। एनीवे, आइए देखते हैं इसे, पढ़िए जरा। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, in terms of inputs, resources, equivalent inputs have been used for producing say 30 military trucks. They could have been employed for making 90 cars for civilians. Opportunity cost is defined as next best alternative foregone for producing current output. यहाँ पर मान लीजिए भाई 30 मिलिट्री ट्रक बनाना बेस्ट था, नेक्स्ट बेस्ट जो था नेक्स्ट सेकंड 90 सिविलियन कार्स बनाना। यहाँ पर हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 मिलिट्री ट्रक इज 3 गाड़ियों का से
सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो एक मिलिट्री ट्रक बनाने के लिए 3 गाड़ियों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और ये भी भाई चक्कर है तो एक्सप्लेन किया। इन टर्म्स ऑफ मनी, द मिनिमम प्राइस ऑफ an input must get so that it can be kept in that industry। हमारे एग्जाम्पल में 700 मिलता था जी, नेक्स्ट बेस्ट पे 600 मिलता था, तो 600 मिनिमम मिलेगा तो टिका रहेगा। एविएशन इंडस्ट्री हमारा जो एग्जाम्पल था। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्रीज pays ₹40 per hour to a skilled worker। The next best option for worker is to join food processing industry where they get 35 per hour। The opportunity cost is ₹35 per hour। भाई कॉस्ट का डिस्कशन चालू करें, थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस हम सब के लिए मस्ट है। सर हम सीएस कर रहे हैं, उसमें मैथ्स नहीं है, चाहिए सर कैलकुलस नहीं है। देख भाई, अगर तेरे को इकोनॉमिक्स ढंग से सीखना है तो इतना मिनिमम सीखना ही पड़ेगा। सर ये तो जबरदस्ती है, एकदम जबरदस्ती भाई साहब, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सर कितना सीखना जरा बताइए। तो ये देखिएगा, इतनी अकल हम लोग डेवलप कर चुके हैं कि अपने को कभी कोई बोल दे किसी चीज की स्लोप, तो हम क्या करते हैं, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन। इसमें भाई चेंज इन एक्स कैसा होता है भाई, उधर स्मॉल। मैं बोलूं मुझे चेंज इन एक्स वेरी 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 स्मॉल चाहिए, इन्फिनिटली स्मॉल चाहिए, बहुत छोटा। इतना छोटा चाहिए कि चेंज इन एक्स इज एज गुड एज 0। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अगर आप इतने पैदल हैं तो डेल्टा एक्स 10 to 0 मतलब इतना छोटा कि भाई उधर लगभग ना के बराबर हो। तो भाई उधर स्लोप को यूं लिखा जाता है, देखिए इज इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं, वी राइट इट लाइक दिस। तो बस इतना जानना है कि अगर मैं आपको बोलूं dy by dx, तो इसका मतलब है चेंज इन y कंपेयर्ड विथ, अपॉन मतलब कंपेयर्ड विथ चेंज इन x व्हेन चेंज इन x इज इतना स्मॉल कि लगे ही नहीं कि कोई चेंज भी हुआ है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? सो ये स्लोप का सिंबल है, और स्लोप किसकी, ऊपर वाले की। ये देखिएगा, मतलब अगर मैं बोलूं चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो किसकी स्लोप की बात हो रही है भाई, उधर टोटल कॉस्ट ऊपर वाले की। अगर मैं कभी आपको बोल दूं यूं चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, तो किसकी बात हो रही है, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। So d something upon d another thing, that means इसकी स्लोप निकाली जा रही है ऊपर वाले की, स्लोप के लिए। बस इतना जानना था, पहली बात। सर हो गया, रुकिए, वॉच आउट। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 3x, ये देखिएगा, when x is equal to 2, y कितना 6, x में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सावधान। अब अलग 2.0000 कैसा चेंज किया x में, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल चेंज। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 6.3। एनी प्रॉब्लम दादा, चेंज
चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। सर ऐसे क्यों लिख रहे, डी वाई डी एक्स लिखिए, वो लिख दूंगा। वाई का चेंज 6.00003 माइनस 6 चेंज इन वाई। चेंज इन एक्स कितना 2.00001 माइनस 2 दैट इज 0.00003 बाय 0.00001 कितना आगे देखिए, ठीक। तो सर डेरिवेटिव हम लोग को जिनको आता है उनको मालूम है, डिफरेंशिएट करें इसको तो भाई स्लोप 3 ही आएगा। सर आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? आई एम ट्राइंग टू शो यू समथिंग जिसका काम भले आपको पढ़े ना पड़े बट अकल आप में होनी चाहिए। ये देखिए, अगर मैं बोलूं मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 5, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि भाई y में कितना चेंज होगा अगर x में चेंज हो गया। चलिए x की एक वैल्यू ले रहा हूं 2, कहां डालूं? है ही नहीं, जगह ही नहीं है डालने की। x2 डालूंगा तो y कितना है 5। चलो x की एक क्लोज वैल्यू डालता हूं 2.00001। y कितना आएगा? डालिए 2.00001। कहां डालूं? x है कहां? तो y कितना आएगा भाई? आएगा मतलब y में कितना चेंज हुआ? कुछ नहीं। x में भले चेंज हो रहा हो, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपको याद क्या रखना है? पहली बात, if y is a constant then उसकी स्लोप इज ऑलवेज 0। जैसे मैंने बोला y is 5 और मैंने बोला चेंज इन y वो चेंज इन x निकालो, तो कितना निकला था? बस यही है कि अगर मैं y का भाई उधर बोलूं स्लोप निकालो तो स्लोप उसकी क्या आने वाली है भाई? पहली बात, तो कांस्टेंट की स्लोप 0 होती है। दूसरी बात, if y is equal to ax then dy by dx उसकी स्लोप is equal to a। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अगर y is equal to 3x बोलता हूं तो dy by dx कितना निकला था? Is it fine? याद रहेगा कि कांस्टेंट वैल्यू की स्लोप 0 होती है। कांस्टेंट इनटू x की स्लोप क्या होगी? कांस्टेंट। और ये लास्ट रूल बता दीजिए भाई साहब, बता दो यार, बोल दीजिए। भाई उधर जरा देखिएगा, n को साथ नीचे पटकिए, मल्टीप्लाइड विद a, x पर में n माइनस 1। सर ये कहां से आया? कहां से आया अभी मत पूछिए, इसके डेरिवेशन को नहीं मुझे सिखाना है, मुझे जो रूल सिखाने हैं वो देख लीजिए। जैसे y इज इक्वल बोलो 3x पावर में 7, तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? देखिए 7 नीचे उतारूंगा इंटू 3x पावर में 7 माइनस दैट इज 21x पावर में 6। ये 3 चल, कोई तकलीफ है तो बोलिए। सर हम सीएस कर रहा है, हमारे लिए रेलेवेंट है। मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो बता रहा हूं, चाहिए हटा रहा उसे। लास्ट 2 रूल्स, प्रोडक्ट रूल। देखिए मैं बोलूं मुझे स्लोप निकालनी है u इंटू वी व्हेन देयर इज अ चेंज इन x, तो 2 चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो बाद वाला भाई v वैसे का वैसे चिपका देते हैं और स्लोप पहले वाले की निकालते हैं, प्लस का साइन लिख देते हैं। अभी भाई क्या, अभी बाद वाले की स्लोप निकालनी है तो पहले वाले को चिपका देते हैं। स्लोप किसकी? बाद वाले की, dv विद रिस्पेक्ट टू x। ये जी प्रोडक्ट रूल, सिर्फ इतना याद रखना।
मेरा लास्ट क्वेश्चन टू, या आप स्लोप निकाल रहे हो, समथिंग इज डिवाइडेड बाय अनदर थिंग व्हेन देयर इज अ चेंज इन x, दैट इज इक्वल टू, भाई ऊपर वाले की स्लोप निकालनी है तो नीचे वाले को वैसे का वैसे ही रखा, स्लोप ऊपर वाले की निकाली। मल्टीप्लिकेशन में अगर प्लस का साइन यूज किया, डिवीजन में माइनस यूज करते। अभी ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही रखने का, स्लोप नीचे वाले की निकालते। होल थिंग डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। जिन्होंने कभी कैलकुलस नहीं किया, रफ में डब्बे नोट कर लें भाई। पहला डब्बा ये भाई, ये फटाफट करिएगा भाई, जिन्होंने कभी कैलकुलस नहीं किया हुआ। जिन्होंने किया हुआ चलिए थोड़ा आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। तो कभी भी dy dx देखें तो स्लोप की बात हो रही है। कितना बार नोट करेगा, हटा रहा हूं, लगा देगा 3 हफ्ते लग जाएंगे नोट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले आगे। अब भाई जरा जागिए तो प्लीज। शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर, पता नहीं आप अभी आए हैं। वॉच आउट। सुरेश कुमार जी, ये फिक्स कॉस्ट क्या होती है जरा बताएंगे? फिक्स कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट है जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ने पर शॉर्ट रन में बढ़ने वाली नहीं है। आपका प्लांट है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखने वाला, आप अभी 15,000 यूनिट बना रहे हो, लाख यूनिट के अंदर अंदर अभी जो आपका प्रेजेंट प्लांट है उसको यूटिलाइज कर रहे हो। कुछ खर्चे आपके फिक्स्ड है, जैसे फैक्ट्री का रेंट ले लीजिए, 50,000 पर मंथ जाता है। आप 15,000 बना ले या 25,000 यूनिट बना ले या 65,000 यूनिट बना ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सो हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज होने की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें आप कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लीजिए, वो खर्चा भाई उधर जो है चेंज होने वाला नहीं। आपके यहां पर काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स है 10, उनकी फिक्स सैलरी है, उनको बोल दिया आप सबको 25,000 हम देंगे, प्लस पे भी कुछ एक्स्ट्रा काम करें तो ओवर टाइम वगैरह देंगे, बट स्किल्ड वर्कर की सैलरी फिक्स रखी हुई है। आपके फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, फिक्स सैलरी है। आप
आप 10,000 यूनिट बना लो, 25 बना लो, उनको वही उनकी फिक्स सैलरी मिलनी है। तो जो खर्चे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़े नहीं, घटने के साथ घटे नहीं, अनचेंज रहे, कमिटेड कॉस्ट है जी, फिक्स खर्चे। वेरिएबल खर्चे वो हैं जो भाई प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ जाए और घटने के साथ कम हो जाए। रॉ मटेरियल का खर्चा, आपके अगर वर्कर्स को आप पेमेंट आवरली बेसिस पर देते हो तो जितने घंटे काम करेंगे उतना वेजेस दे रहे हैं, तो ज्यादा भाई प्रोडक्शन नहीं, ज्यादा ओवरवर्क, तब वो वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। तो खर्चे बढ़े तो बढ़ गया कॉस्ट, घटे तो घट गया वेरिएबल कॉस्ट। हमें सबको उसकी अकल है। जरा कॉस्ट बिहेवियर शॉर्ट रन में ऑब्जर्व करते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा ध्यान दीजिएगा। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट से 10 रुपए का खर्चा था। एक यूनिट पे भी 10, 2 यूनिट पे भी 10, 3 पे भी 10, ये रह गया। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट। 0 यूनिट पे 10 रुपया था, 1 यूनिट पे 10 था, 2 यूनिट पे 10 था, 3 यूनिट पे 10 था। टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, भाई साहब सामने आकर बैठिए। खींच के थप्पड़ लगाओ। हाँ, मोबाइल देखेंगे सर, ऐसे बोलते हुए आप कितने बुरे लगते हैं। Tell me something about average fixed cost. What kind of shape it has? Why not? Average fixed cost would have a straight line only. Very good. अपने से साहब उधर 50% लोग एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं, लिखवा लीजिए मुझसे। तो आपका रिजल्ट कितना होता है? 70% के आसपास। ये बैच का खराब होगा, इसमें खिलाड़ी लोग हैं। डायग्राम कर्व सब खत्म हो जाएगा, फिर बोलेगा हमको डायग्राम कर्व समझ नहीं आया। रिपीट कब करेगा पता नहीं। जब ध्यान देने का टाइम होता है तब कहीं और होता है दिमाग। सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत बुरा पढ़ा रहा हूं। तो प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से खींच के लाफा मार के पढ़ाओ तो जाकर साहब उधर आपको चैन आएगा। बट यू आर प्लेइंग विद योर मोबाइल इन द क्लासरूम। अभी बंद कर दिया बिकॉज मोबाइल बहुत महंगे, नहीं तो पहले छीन के रोल देता था मोबाइल को नीचे। आई वुड स्टैम्प इट, तोड़ देता था। अब चूक नहीं कर पाएंगे अगर कर दिया तो। महंगे बहुत है भाई, पैसे पेरेंट्स के लगे, आपके लगे नहीं, तो आपको तो पैसे की इज्जत तो वैसे भी नहीं है। सर बोल दिया। तो बच्चे को डांट रहे हैं, सबको बोलो आपको, बदतमीजों को, मोबाइल से खेलते रहते पूरा टाइम। अच्छा इधर देखिए भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। सर आप फिर लाइट क्यों कर देते हैं बात को, जब दम से बोलते हैं
क्या होगा उधर सीरियस होकर? आप कौन सा सुधर जाएंगे? आज तक नहीं सुधरे, मेरे बोलने को कैसे सुधर जाएंगे? नहीं सर, पड़ता है, फर्क पड़ता है, आप चिंता मत करिए। वॉच आउट, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चंस पूछूंगा। DFC बाय Q, इसका बिहेवियर देखिए जरा बेटा। एवरेज फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होती, TFC इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, एल शेप्ड। सभी करते हैं बेटा। Have a look. But every 10 divided by 0 it's infinity. 10, जरा रेट देखिएगा, रेट ऑफ फॉल इनिशियली इंफिनिटी से 10 पे पहुंच गया। वाओ, व्हाट अ फॉलिंग रेट, टेरिफिक फॉलिंग रेट। 10/2 फॉलिंग रेट कम हो गया। पहले 5 से गिरा था, अब तो गाड़ी 1.67 से गिरा है। अब खाली 0.83 से गिरा है, 0.83 फॉलिंग रेट गिर रहा है। एंड और गिर गया भाई 0.5, पहले 83 पैसा, अब खाली 50 पैसा कम हुआ। 10/6 क्या दी? 1.67, 33%। 10/7 1.4 समथिंग, 27 पैसा का। एंड 10/8 15 पैसा। AFC अगर कोई ड्रॉ करे एवरेज फिक्स कॉस्ट, वॉच आउट गाइस। We'll get a curve like this. ये देखिएगा, फॉलिंग रेट इनफाइनाइट, ये यूं आता है, एंड फॉलिंग रेट गिरने लगा। Now it's not willing to fall down. सर ऐसा नो, इट कीप्स ऑन falling, 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 coming closer and closer to axis, but it never touches it. कभी उसको टच नहीं करता है। It's an asymptotic curve. एक्सेस टच नहीं कर रहा सर। और ये जो आप दिखा रहे हैं, ये तो दिखा रहा है इनफाइनाइट भाई, स्ट्रेट लाइन के जैसे आता है, then it starts falling down. इसके फीचर्स जरा डिस्कस करने हैं, but let me save my recording first. There's something special about average fixed cost curve. Watch out. Let me pick up these figures. 1 unit per average fixed cost was 10 rupees, and at 2 units my average fixed cost was 5 rupees. Watch out. And 2 units per it was 5 rupees. Every point on an average fixed cost curve will make a rectangle की एरिया जो है everyone is aware is length into breadth. Watch out, first rectangle देखते हैं. Let's give it a name. 0ABC. Rectangle 0ABC. इसकी भाई अगर आप लेंथ देखें, ये लीजिए लेंथ ले रहा हूं, that is average fixed cost. और ये breadth ले रहा हूं, what is that? Quantity. Please pay attention. Average fixed cost क्या होता है? Total fixed cost by quantity into quantity. Quantity गया तो क्या बचा भाई? Total fixed cost. That means length है 10, breadth है 1. What is the area? That is what? That is total fixed cost.
ODEF। इसकी लेंथ देखिए कितनी है, लेंथ 5 और ब्रेथ इसकी कितनी थी, कितना आ गया, ऊपर क्या मिला था जी, एरिया बराबर, एरिया कितना आया था जी ऊपर 10, अभी भी एरिया कितना आया, जरा वॉच आउट। इफ आई हैव टू प्लेस थिंग, ये जो एरिया आप देख रहे हैं येलो रंग का, ये 10 के बराबर है। फिर नेक्स्ट आप जो एरिया देख रहे हैं दिस, ये भी 10 के बराबर है। मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लें ऑन द कर्व और एक रेक्टेंगल बनाएं तो सबके एरियाज बराबर ही आएंगे। और बराबर आने का कारण क्या है, ईच एरिया इज बेसिकली गिविंग यू व्हाट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, दैट इज व्हाट योर टोटल, सब में एरिया वो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आ रहा है। इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज वन hyperbola, or you can call it hyperbole. A rectangular hyperbole में कोई भी पॉइंट आप कर्व पे लेके रेक्टेंगल्स बनाएंगे, हर एक रेक्टेंगल के एरियाज बराबर है। So here area of OABC is same as ODEF, बराबर एरिया। Is it fine? कुछ समझ आ रहा है भाई साहब? सर ये सब हमें आता है, आई नो। मैं काम करूंगा, कॉस्ट खत्म कर दूंगा अभी, then I would start up consignment accounting. So what is that? वो कॉस्ट कर लेंगे, रेवेन्यू कल करेंगे, मार्केट उसके नेक्स्ट डे करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कराकर खत्म करिए। मेरी तौबा, मेरे पुरखों की तौबा, इतने साथ उधर तो है, ढीले ढाले लोग हमें तो जिंदगी में मिले नहीं बाकी। मैं उसको फेस्ड मैनर में ही कराऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा टारगेट 5th का था, 6th तक जाऊंगा, एक दिन एक्स्ट्रा लूंगा बिकॉज एक दिन खाया गया मेरा। सो आई वुड डू इट एट माई पेस और मैं फिनिश करूंगा। सो नाउ यू वांट टू स्टडी, सिट बैक होम एंड स्टडी। अभी तक तो कर ही रहे थे, अभी तक तो आप भाई उधर घर चले जाते थे, 2 सवा 2 तक साहब छोड़ देता था, दिन भर पढ़ते ही थे। अभी 3-4 दिन जो मेरे को यूटिलाइज करने मैं करूंगा अपने हिसाब से। आई विल स्टार्ट अप कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। सो जितने लोग मिस हैं, गायब हैं, मिसिंग लोग, वो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मिस करें, आई कांट गेट इट। क्योंकि मैं तो चाहता था कि कवरेज हो जाए, बिकॉज कई वो होशियार चंद हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। सो करने दीजिए, मैं घंटा भर कंसाइनमेंट कराकर घंटा भर ज्वाइंट वेंचर भी करा दूंगा, दोनों चैप्टर आज इनिशिएट कर दूंगा। आई इनिशिएट बोथ द चैप्टर्स। सो जिनका मिस होता हो भाई, आप अपने मनमानी से काम करेंगे तो थोड़ी चलेगा। जिनका मिस होगा वीडियो देखेंगे, हम लोग वीडियो नहीं देखेंगे, हम लोग लाइव क्लास करेगा। ओके, नाउ गाइस हैव अ लुक। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, pay attention. Total variable cost is ये absolutely fully law of variable proportion की इमेज है। वो शॉर्ट रन में जो आपने प्रोडक्शन बिहेवियर देखा ना, एकदम उसकी इमेज है। देखिए, जब 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन जब आपने फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाया था, देखिए आपने नोटिस नहीं किया होगा, 0 यूनिट पर भी वो 10 रुपए का खर्चा हो रहा था। बट वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है, रॉ मटेरियल पे खर्च नहीं लगेगा, वर्कर को वेजेस नहीं देना पड़ेगा अगर भाई आप प्रोडक्शन ही नहीं करते हो। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मान लीजिए 10 रुपए लगना चाहिए था, लगा। 2 यूनिट के लिए 20 लगना चाहिए था, 18 लगा भाई। 3 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए भाई उधर 30 रुपीज लगना चाहिए था भाई, बहुत कम रुपए लगा।
क्या हो रहा है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की पहली स्टेज, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजिंग, एमपी राइजिंग बाई 4 यूनिट पे 40 लगना चाहिए था भाई, उधर नहीं लगा इतना। 5 यूनिट पर भाई उधर 50 लगना चाहिए था भाई, नहीं लगा। 6 यूनिट पे 60 लगना चाहिए था भाई, उतना नहीं लगा। 70 लगना चाहिए था भाई और एक्स्ट्रा लग गया। भाई 80 लगना चाहिए था, पूछिए मत। तो शुरुआत में कॉस्ट बढ़ती है एट डिक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस का बिहेवियर है। अगर इसको कोई प्लॉट करे तो ऐसी डायग्राम बनती है गाइस, हैव अ लुक। क्वांटिटी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये स्टार्ट यहां से होता है। कॉस्ट पहले बढ़ती है एट डिक्रीजिंग रेट, देखिए गिरती हुई है, इट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। देन थोड़ा ठहराव सा आता है एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इन्वर्टेड एस शेप बन जाती है। सर आपकी वो परफेक्टली बनी नहीं, बना देते हैं भाई, कोई घर की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोस अप लाइक दैट। यहां तक जरा देखिएगा, इंक्रीज कर रही थी, लगता था जैसे गिर रही है, फिर यहां पे बदला, इंक्रीज कर रही है एट इंक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीज कर रही है, पूछिए ना, टेरिफिकली गैलपिंग रेट। ये 3 स्टेजेस आपको नजर आएंगी भाई। फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न का भाई पोर्ट्रेयल है। इन्वर्टेड एस शेप का कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। व्हाट हैपेंस टू टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट लॉजिकली इज total fixed cost plus total variable cost. Watch carefully. मान लीजिए ये मेरी total fixed cost. So total fixed cost or total variable cost summed up to give you TC. That's 10, 20, 28, 33, 40, 52, 68, 89, 130. ध्यान रखिएगा, अभी भरना है आपको, मिसिंग फिगर्स भरने को बोलूंगा आपको। जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट मॉक टेस्ट देंगे आप 11 तारीख के आसपास देंगे, 10 से 11 को देंगे। मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस रहेंगे ट्रिकी। आप अगर अपना स्टडी मैट ऑनेस्टली एक्सरसाइजेस वर्कआउट कर लेते हैं तो यू विल बी कंफर्टेबल, आप उधर कर पाएंगे। सर वो तो हम बिना क्लास के भी कर पा रहे हैं। डाटा आई एम अवेयर, डाटा आई एम अवेयर। हैव अ लुक, ये जरा देखिएगा टीवीसी और टीसी में, ये देखिए चालू कहां से हो रहा है। हैव अ लुक, जहां पर टीएफसी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हियर, और ये एकदम इसके पैरेलल है, एकदम पैरेलल, डिस्टेंस में जरा भी फर्क नहीं। सर आपका ही फर्क आ रहा है भाई, वो डिफेक्ट ड्राइंग का है, ये डिस्टेंस बराबर है। क्यों? क्योंकि टीवीसी और टीसी में फर्क किसका होता है? टीएफसी का। टीएफसी तो कांस्टेंट है, सिंस वो कांस्टेंट है इनके बीच में डिस्टेंस थ्रू आउट बराबर रहेगा, 10 का डिफरेंस है। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? So, अगर आपको कोई बोले टोटल कॉस्ट में क्या डिपेक्टेड होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन है, वो भी इन्वर्टेड एस शेप होगा। अब यू आर कंफर्टेबल? बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स,
we are interested in marginal cost. वर्ड मार्जिनल लगा दीजिए, सारा भाई किस्सा वही खत्म हो जाता है. मार्जिनल कॉस्ट is simply change in total cost by change in quantity. अगर कोई चीजों को बहुत रिफाइंड वे में बोले, this is slope of total cost. कैसी स्लोप है ये देखिएगा, गिर रही है, फिर एक पॉइंट पर पहुंच के लगता है लाइक दिस. अब लोग मेरे को ड्रॉ करने दी. यहां पे पहुंचेगी, टैंजेंट बनाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस. यहां तक गिर रही थी फॉलिंग, यहां पे जीरो हो गई, देन इट्स राइजिंग. सो अगर आप कोई मार्जिनल कॉस्ट का डिपिक्शन करे, देखिए इसके नीचे अगर मैं करूं शराफत से एक डायग्राम बनाते हुए, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी टीसी, क्वांटिटी मार्जिनल कॉस्ट. इसके पहले ऐसा, ये जब ऐसा हो गया, ये टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जीरो, और उसके बाद क्या जी, स्लोप राइजिंग अप लाइक मार्जिनल कॉस्ट इज समथिंग लाइक दिस. कुछ समझ आ रहा है? जहां तक भाई उधर ये गिरता हुआ सा लग रहा है, वहां तक मार्जिनल कॉस्ट गोइंग डाउन. जहां पर ये लगता है अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देने से, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो 90 डिग्री आर्म टू साइड को पैरेलल बन जाएगा एक्स एक्सिस के, तो वहां पर जीरो. और उसके बाद तो टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो ये भी वैसे ही हो गया. इज इट फाइन? अरे marginal cost has what slope, positive or negative? अच्छा, total cost has what slope, positive के negative? गुम, हवा गायब. आप बोले भाई सर मोबाइल को मार. टोटल कॉस्ट का स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट हैज अ पॉजिटिव स्लोप थ्रू आउट. कहीं पे भी नेगेटिव स्लोप नहीं होती है. Total cost is always a positive slope. Slope of total cost is always positive. इधर देखिए फर्क है, स्टेटमेंट पकड़िए. That is marginal cost is always positive. और अगर मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल स्लोप जो है वो मार्जिनल कॉस्ट की जो स्लोप है, दैट मे बी नेगेटिव, दैट मे बी जीरो, दैट मे बी पॉजिटिव. सो वी कैन अंडरस्टैंड. बेवकूफ, टीसी की स्लोप को ही तो एमसी बोलते हैं. अगर टीसी पॉजिटिव है इसका मतलब एमसी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. बट एमसी की स्लोप, इसकी स्लोप की बात करो. टीसी का स्लोप तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूवमेंट ही करेगा, जो मर्जी कर लीजिए. टीसी वुड गो लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड ही जाएगा, भले गिरते हुए जाए भले उठते हुए जाए, ऊपर ही जाएगा. तो ये पूरा पॉजिटिव है. बट स्लोप ऑफ एमसी दैट में बी एनीथिंग. सो व्हाट इज एमसी? एमसी इटसेल्फ इज स्लोप ऑफ टीसी.
and it would always be positive. So examination में आपको अगर वो सेंटेंस पढ़ते वक्त केयरफुलनेस नहीं है कि स्लोप ऑफ टीसी बोल रहा है तो एमसी की बात कर रहा है, स्लोप ऑफ एमसी बोल रहा है तो टीसी से कोई लेना देना नहीं भाई, टीसी दूर हटाओ, एमसी की स्लोप अलग चीज। क्लियर है? तो ओके सर क्या कर रहे थे? पढ़ाया आपने? कुछ नहीं, वार्म किया थोड़ा। ओके ये लीजिए मार्जिनल कॉस्ट। सर इसको आप बता रहे थे कुछ, मैं तो बता दिए। तो सर स्लोप ऑफ टीसी को, जिसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डीटीसी बाय डीक्यूटी बाय, ऐसे लिखे सर डिफरेंशिएट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो जरा देख लीजिए इसको, दिमाग में बसा लीजिए कि कभी मैं बोल दूं डीसी बाय डीक्यू तो मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। विदाउट कैलकुलस लिखें तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे लिखेंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन। सर इसको कैसे लिख सकते हैं? यूं भी लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट फॉर n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट फॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट फॉर n प्लस 1 यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट फॉर। एनी प्रॉब्लम? आगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बड़ी अच्छी बात, हटाओ नंबर। कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई जब प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ी। प्रोडक्शन 1 यूनिट और बढ़ी तो 20 से 28 हो गई। प्रोडक्शन 1 यूनिट और बढ़ी तो कॉस्ट 5 रुपए से बढ़ी। 1 यूनिट और कॉस्ट 7 रुपए से, 1 यूनिट और 12 रुपए से, 1 यूनिट और कितना 16, 1 यूनिट और कितना हो गया जी 21, 1 यूनिट और कितना हो गया 50, 40 मार्जिनल कॉस्ट। So marginal cost is always something like this. पहले गिरती है, becomes minimum, then it starts rising. हटा रहा हूं। Average variable cost. भाई खेल वही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड देन इंक्रीजिंग कॉस्ट का फंडा। चलिए कर लेते हैं फटाफट। 0 by 0 doesn't make sense. 10 by 1 gives you 10. 18 by 2 gives you 9. 23 by 3 gives you कितना 7.67. 30 by 4 7.5. 42 by 5 8.4. 58 by 6 6.7. 79 by 7 11.2. 120 by 8. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर भी वही है कि भाई पहले एबीसी भाई हाई है, लो होती है, मिनिमम होती है, देन इट स्टार्ट्स राइजिंग अप। एबीसी आल्सो बिहेव्स लाइक दिस। एक दूसरे के रिलेशन में हम लोग बात करते हैं कैसे बिहेव करती है, बात ठीक है। अभी जरा मैथमेटिकली इसको देख लीजिए, फिर बात करेंगे। बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इंफिनिटी एंड डैश पता नहीं। 10 10 कितना 20, 5 9 14, दिस इज कितना 11 एंड कितना 10 एंड 10.4 बढ़ रहा है जी उधर कितना 11.34 and then we have 12.69 and 16. एवरेज कॉस्ट भी ऐसा भाई हाई लो मिनिमाइज होने के बाद फिर बढ़ने लगता है। इट ऑल्सो हैज अ शेप लाइक दिस। अब एक
दूसरे के रिलेशन में ड्रॉ करना वो मेन काम है, वो हम करते हैं. अभी और कंफर्टेबल? ओके, वॉच आउट. ABC, AC, AFC. ड्रॉ कर दूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा. एक्सप्लेन करने के लिए मुझे टाइम चाहिए. वॉच केयरफुली, जरा ध्यान दें. अब लॉक. एवरेज फिक्स कॉस्ट का आप यहां पर बनाओ या थोड़ा आगे बना लो या थोड़ा और पीछे बना लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. वो बाकी कर्व्स को काट रहा हो नहीं काट रहा हो मतलब नहीं है. AFC की औकात ही अलग है, मतलब वो कहानी ही अलग है. तो AFC को लेकर अपने को कभी भी परेशान नहीं होना है. वॉच आउट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान दीजिए. मान लीजिए 700 यूनिट पर मिनिमम हो गया. आइए पूछते हैं किसी से. दीदी आप बताइए, एवरेज कॉस्ट का ABC से ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे होगा. दीदी ABC में AFC जुड़ता है तो जाकर ये बनता है. तो ABC जो भी है उसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट जोड़कर और इसके ऊपर चला जाएगा. ठीक, कुछ भी बोल दिया ना बिना सोचे समझे. सोचते नहीं है, घबरा जाते हैं. क्वेश्चन पूछने पे दीदी आप क्या, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं. तो आपका दोष नहीं है, मैं समझ गया हूं. दोष मेरा है. मैं बड़ा खूंखार किस्म का दिखता हूं, राउडी राठौड़ जैसा. मूछ की जरूरत नहीं होती है साहब. जोर जबरदस्ती के लिए मूछों की जरूरत नहीं होती है. प्रेम चोपड़ा की मूछ थी. Guys, have a look. This is average cost. ध्यान दें. This is, please, it's important that you understand. ये difference between the two keeps on shrinking. कारण क्या? Average fixed cost घटता जाता है और उसका गिरने का मन थोड़ा कम करता है. It comes closer and closer to zero but never touches it. ये आप और आगे लेके जा सकते हैं दोनों को. Convergence दिखाएंगे, कभी भी जोड़ते नहीं है. They never meet. You keep them, showing them coming closer and closer to each other, but they never meet. तो इनमें जो डिफरेंस है वो AFC का है और AFC जो है 0 और 0 और 0 के करीब आता जाता है. So these two tend to become closer and closer to each other. लॉजिकल बात क्या हुई कि एवरेज कॉस्ट would reach its lowest point at higher number of units than lowest point of average variable cost. Say 810 यूनिट पर जाकर वही मिनिमम. अब ये सब क्यों है, कैसे है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. It will take time. Is it clear? हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा ABC को उसके लोएस्ट पॉइंट पर और AC को भी उसके लोएस्ट पॉइंट पर ही काटेगा और कहीं नहीं काटेगा. MC always cuts ABC at its lowest point and even AC at its lowest point. क्यों, अभी देखते हैं. We'll see. सर और एवरेज फिक्स कॉस्ट वो बोले आप यहां बना दो, मत बना दिया. यू कैन शो इट सेपरेटली. ये लीजिए, कोई लेना देना नहीं किसी से.
बड़े मजे से दिखा सकते हैं। अब यू कंफर्टेबल। अब आइए देखते हैं ये सब बातें कि 700 पर या 810 पे क्यों, एमसी लोएस्ट पॉइंट पे क्यों काट रहा है, कैसे काट रहा है, धीरे धीरे देखते हैं। डिस्कशन इंस्टॉलमेंट्स में इरिटेटेड मत फील करिएगा। इरिटेटेड सर हम क्यों फील करेंगे, बिकॉज आपको आता होगा ये। सर आता है, छोड़िए ना फिर। देखिए एक बात सीखी मैंने अपने बचपन से कि इंसान को अपना काम बिना डिस्टर्ब हुए करते जाना चाहिए। आपका जो धर्म है उसको निभाते जाइए, आपका पढ़ने का धर्म है तो पढ़ते जाइए, और मेरा पढ़ाने का है तो आपको आता है नहीं आता मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कुछ सिखाना ही है। वॉच ABC, average cost say 300 unit and say 350 units. Let me use a different color for this. सर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चला लेने का। एवरेज फिक्स कॉस्ट दादा ध्यान दे। और 300 यूनिट्स क्या दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है भाई खाली भाई वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड कहानी, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैथमेटिकल प्रूफ इसके बाद में आएगा। और 300 यूनिट मेरा ABC लोएस्ट हो गया। 300 यूनिट पर देखिएगा व्हाट वाज हैपनिंग, AC गिर रहा था, AC was falling। मतलब 300 यूनिट के बाद दिखा रहा हूं, हाँ जी। तो सर उसके बाद दिखाइए आफ्टर दैट अप टू 350 यूनिट्स। AC क्या है, गिर रहा है। वॉच आउट केयरफुली। देखा आपको what happened to ABC? 300 के बाद ABC ने क्या किया, राइज करना चालू। ये तो दिख रहा है आपको, क्यों दिख रहा है वो पता नहीं। ABC ने राइज करना चालू कर दिया। AFC क्या हो रहा है जी, फॉलो। प्लीज अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो उठना है ये देखिए बड़े आराम से उठ रहा है। ये जो रेट ऑफ राइजिंग है एकदम धीरे धीरे है। ABC का राइजिंग रेट वेरी लो। उसके कंपैरिजन में ये अपना AFC देखिए, देखिए ये AFC इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिर रहा है एंड इट इज फॉलिंग स्टीपली, मोर स्टीपली देन इसका राइज। इसका राइज कैसा है, धीरे धीरे एकदम स्लो, एकदम स्लो है ऊपर, और ये फॉल ये अब्रप्ट है, फास्ट है। AFC का फॉल रेट ग्रेटर। आप खुद सोचिए, अगर कॉस्ट के राइज का रेट थोड़ा लो हो और फॉल का रेट भाई उधर हायर हो, फॉलिंग का रेट, तो ओवरऑल दैट्स व्हाई
यही कारण है भाई। उधर क्या होगा जी, एसी को क्या होगा, एसी के घटने का यही कारण होगा, इट वुड पुल डाउन एसी विद इट। सर हमको ना थोड़ा और अगर ये आप आराम से बनाकर बताते तो बढ़िया होता। देखिए मैं बना तो सकता हूं, ये देखिए, ये लीजिए, अब अलग, ये देखिए इसका बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़ा है बहुत धीरे रेट पर, और ये फास्टर है। दैट मीन्स इसका राइजिंग रेट लेस स्टीप है, इसका फॉलिंग रेट इज स्टीपर कंपैरेटिवली। इन दोनों को कंपेयर आप करें तो, और दैट्स व्हाई फॉलिंग रेट ज्यादा है, इसलिए एबीसी मतलब बढ़ने के बावजूद एसी को नीचे पुल अप किया जा रहा है। फिर कहां पहुंच गए, 350 यूनिट्स तक पहुंच गए। 350 यूनिट्स पे क्या देख रहे हैं आप, एसी लोएस्ट हो गया। उसके बाद देखिए आफ्टर दिस, आफ्टर 350 यूनिट्स, 350 यूनिट्स के बाद ये जो इसका फॉलिंग का रेट है, ये देखिए बड़ा जेंटल हो गया एएफसी का, ये देखिए ऑब्जर्व करिए। और राइजिंग रेट, अरे पूछिए मत, ये बाप रे बाप, ये ऑब्जर्व करिए, इट्स राइजिंग अप लाइक एनीथिंग। सो आफ्टर 350 यूनिट्स क्या दिख रहा है भाई, एएफसी का जो फॉलिंग रेट है लोअर, और एबीसी का जो राइजिंग रेट है हायर। अगर एबीसी का राइजिंग रेट हायर है तो क्या होगा साहब, इट वुड पुल अप एसी विद इट, एसी उसके बाद बढ़ने लगा। समझ में आया कि इसकी 300 और इसकी 350 यूनिट तक वो लोएस्ट होने का क्या कारण। दीदी कुछ समझ रहा है या खाली एक दूसरे को देख के मुस्कुरा कर ही जिंदगी खत्म है? ओके सर, क्लास नोट्स ऐसे ही है, तो कुछ देखने लायक नहीं है, आपने समझ लिया वो काम हो जाए। ये लीजिए,